Hello friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator for SLV classes. Today we are going to do some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स यानी पार्ट 6 मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि टोटली बेस्ड होंगे रिसर्च मैथडोलॉजी पर, जो कि बेनिफिशियल है पीएचडी एंट्रेंस के लिए और एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। गाइज अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मुझे मेल्स वगैरह करने हैं तो आप uswarnika@gmail.com में मुझे मेल करके कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके गाइज, नाउ गाइज कम टू द क्वेश्चन 148 डैश इज कंपेयर टू मैरीन्स कंपस इन सी वेज मीन्स समुद्री यात्रा। ओके तो कोई भी यात्रा करते हैं तो मैप की कंपस की ज़रूरत पड़ती है, तो समुद्री यात्रा के लिए मैरिनर्स कंपस की ज़रूरत पड़ती है। और वो कंपस को किससे कंपेयर किया गया है? ऑप्शन ए रिसर्च प्रॉब्लम, ऑप्शन बी डाटा कलेक्शन, ऑप्शन सी सैम्पलिंग, ऑप्शन डी रिसर्च डिज़ाइन। तो किससे कंपेयर किया गया है? रिसर्च डिज़ाइन से। ओके सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो रिसर्च डिज़ाइन इज कंपेयर टू मैरिनर्स कंपस इन सी वेज। ओके now guys come to question 149 dash prevent a researcher from blind search and intellectual wandering। ओके तो क्या चीज़ प्रिवेंट करता है किसी एक रिसर्चर को ब्लाइंड सर्च से और इंटेलेक्चुअल वॉन्डरिंग से? ब्लाइंड सर्च क्या होता है? अगर इन केस कोई भी रिसर्चर है वो बिना सोचे समझे कहीं से भी वो सर्च करने लगा, बिना किसी डिज़ाइन के, मतलब बिना किसी टॉपिक के ही वो सर्च कर रहा है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा, कोई भी लास्टली रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके तो सेम थिंग है, अगर ऐसा होगा तो फिर लास्टली जब थेसिस सबमिट होता है तो जब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? वो थेसिस तो कंप्लीट नहीं होगा। सो इसके लिए क्या होता है, लास्टली वो लोग को टॉपिक चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, ब्लाइंड सर्च करने से बचने के लिए रिसर्चर को क्या करना चाहिए? रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करना चाहिए। रिसर्च डिज़ाइन से क्या होता है कि एक मतलब ब्लूप्रिंट मिल जाता है जिससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से रिसर्च करें जिससे कि बेनिफिट हो, जिससे रिसर्च अपना जो बने वो फ़ायदा करे। ऐसा ना हो कि लास्ट में उसका कोई भी नतीजा, कोई भी परिणाम ना निकले। तो रिसर्च डिज़ाइन अगर यूज़ करेंगे कोई भी रिसर्चर तो लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत बेनिफिशियल होगा किसी भी रिसर्चर के लिए। अगर इन केस रिसर्च डिज़ाइन नहीं यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? एक तरीके का ब्लाइंड सर्च कहलाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है? रिसर्च डिज़ाइन ज़रूरी है। ओके गाइज, नाउ कम टू क्वेश्चन 150 रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्लूप्रिंट आउटलाइन एंड अ डैश। रिसर्च डिज़ाइन सबको पता है कि वो क्या है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट है, एक तरीके का आउटलाइन भी है। ओके और क्या है? ऑप्शन ए प्लान, ऑप्शन बी सिस्टम, ऑप्शन सी स्ट्रेटेजी, ऑप्शन डी गाइड। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रिसर्च डिज़ाइन ब्लूप्रिंट भी है, आउटलाइन भी है और एक प्लान भी। अगर प्लान करेंगे तभी तो उसको फॉलो करेंगे, रिसर्च को कैसे कैसे करना है। ओके सो प्लान भी बहुत ज़रूरी है। सो रिसर्च डिज़ाइन इज़ अ ब्लूप्रिंट, आउटलाइन एंड अ प्लान। नाउ कम टू क्वेश्चन 151 facts, figure and other relevant material serving as a basis for a study is called option A sample, option B method, option C data, option D theory। ओके तो जिसमें फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स भी होते हैं, ध्यान से देखिए, फैक्ट तो होते हैं, फिगर्स भी होते हैं, एंड अदर रिलेवेंट मटेरियल सर्विंग एज अ बेसिस फॉर द स्टडी इज कॉल्ड। अगर फिगर नहीं दिया रहता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन यहाँ पे फिगर्स भी गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? डाटा हो जाएगा। सो फैक्ट्स, फिगर एंड अदर रिलेवेंट मटेरियल सर्विंग एज अ बेसिस फॉर ए स्टडी इज कॉल्ड डाटा। ओके गाइज, now guys come to question 152 there are mainly dash sources of data। कितने सोर्सेस ऑफ डाटा होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी देयर आर मेनली 2 सोर्सेस ऑफ डाटा। कौन कौन से सोर्सेस ऑफ डाटा होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके
नीचे पढ़ते हैं क्या है 153 में, द ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम विच रिसर्चर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ओरिजिनल सोर्स क्या है, जब भी मतलब कोई भी सर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, कोई भी रिसर्चर न्यू रिसर्च कर रहा है, तो उसका ओरिजिनल सोर्स क्या होगा, वो जो जहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसका ओरिजिनल सोर्स क्या होगा। ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्स, ऑप्शन बी सेकेंडरी सोर्स, ऑप्शन सी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो कोई भी न्यू रिसर्चर है, अगर वो न्यू रिसर्च करने जा रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेगा, प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करेगा। पहली बार अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो वो कहाँ से होगा, प्राइमरी सोर्स से होगा। ओके, तो ओरिजिनल सोर्स क्या हो गया आपका, प्राइमरी सोर्स हो गया। Now guys, come to question 154. Source of data collected and complied by others is called primary, secondary, both primary, secondary, none of the above. तो यहाँ पे बोल रहा है source of data collected and complied by others. यहाँ पर others बोल रहा है, ओके यहाँ पर others लिखा है। So कोई भी जो सोर्स ऑफ डाटा है जो कलेक्ट किया जाता है और कंप्लाइड दूसरे के जरिए किया जाता है उसको प्राइमरी नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। ओके गाइज, now guys come to question 155. Data related to human beings are called, जो ह्यूमन बीन से रिलेट करता है डाटा उसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल डाटा, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, पेरिफेरल डाटा एंड डेमोग्राफिक डाटा। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डेमोग्राफिक डाटा को क्या बोलते हैं, कि जो भी डाटा ह्यूमन बीन से रिलेट करता है, इट मीन्स डाटा रिलेटेड टू ह्यूमन बीन आर कॉल्ड डेमोग्राफिक डाटा। ओके, now guys come to question 156. Data related to geophysical characteristics are called, वो डाटा जो रिलेट करता है जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए जो, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन ए डेमोग्राफिक डाटा, ऑप्शन बी टेरिटोरियल डाटा, ऑप्शन सी पर्सनल डाटा, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। ओके, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी टेरिटोरियल डाटा। यहाँ पर बोल रहा है जियो फिजिकल, ओके जियो फिजिकल है ना, तो क्या हो जाएगा, टेरिटोरियल डाटा हो जाएगा। Now guys come to question 157. Dash is the raw material for analysis. एनालिसिस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए वेरिएबल्स, ऑप्शन बी प्रॉब्लम, ऑप्शन सी डाटा, ऑप्शन डी सैम्पल। ओके, सो ऑप्शन डी डाटा इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी डाटा इज द राइट आंसर, यानी डाटा इज द रॉ मटेरियल फॉर एनालिसिस। अगर किसी भी चीज़ का हम लोग को एनालाइज करना है तो डाटा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। सो डाटा एक तरीके का रॉ मटेरियल है एनालिसिस में। ओके, नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 158. रेडीमेड एंड रीडीली अवेलेबल डाटा इज़, जो रेडीमेड यानी पहले से बने रहते हैं और जिसको सिर्फ रीड करना रहता है, जो अवेलेबल रहते हैं रीडीली के लिए, वो डाटा क्या होता है, प्राइमरी, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा में क्या होता है कि वो स्टार्टिंग में मतलब रेडीमेड नहीं रहता, वो रॉ मटेरियल डाटा रहता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रेडीमेड में। ओके, सो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा आपका आंसर। Now guys come to question 159. The way or mode of gathering data is called, वो वे और वो मोड जो डाटा को गैदर करता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए टूल, ऑप्शन बी मैथड, ऑप्शन सी टेक्निक, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। सो राइट ऑप्शन इज मैथड। मैथड में क्या होता है, डाटा को गैदर करते हैं। ओके, नाउ गाइस कम टू 160. एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मैथड इज कॉल्ड, मैथड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए सैम्पल, ऑप्शन बी टेक्निक, ऑप्शन सी टूल, ऑप्शन डी सर्वे। तो मैथड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको बोलते हैं टूल। ओके, now guys come to question 161. ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड डैश एक्टिविटी। ऑब्जर्वेशन जो है वो फिजिकल तो है, और कौन सी एक्टिविटी है। ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन सी बी सोशल, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल, ऑप्शन डी पर्सनल। ओके, सो ऑब्जर्वेशन इज अ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। ओके, जैसे कोई चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको फिजिकली तो देख रहे हैं,
और मेंटली भी देख रहे हैं, ओके, जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो क्या हो गया, वो फिजिकल तो हुआ ही हुआ एक्टिविटी और मेंटल भी हुआ, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन 162। सोशल साइंस रिसर्च बिगिंस एंड एंड्स विद द ऑब्जर्वेशन डैश स्टेटेड बाय। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? ऑप्शन ए पी.वी. यंग, ऑप्शन बी सिडनी वेब, ऑप्शन सी कैपलन, ऑप्शन डी रोज। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिडनी वेब ने दिया है ये स्टेटमेंट कि सोशल साइंस रिसर्च जो है बिगिंस एंड एंड्स विद ऑब्जर्वेशन, ओके। Now guys, come to question 163. In a dash observation, researcher is a part of observation. कौन से ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर जो होता है एक पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन का? ऑप्शन ए नॉन पार्टिसिपेंट, ऑप्शन बी पार्टिसिपेंट, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल, ऑप्शन डी अनस्ट्रक्चर्ड, ओके। सो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? पार्ट का बात कर रहा है, ओके। यहाँ पर पार्ट है तो पार्ट से क्या समझ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन में पार्ट लेना हो गया तो पार्टिसिपेंट ही तो पार्ट ले सकते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पार्टिसिपेंट, ओके। सो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। नाउ गाइस कम टू क्वेश्चन 164। इन अ डैश ऑब्जर्वेशन रिसर्चर स्टैंड्स अ पार्ट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन से ही समझ लीजिए, यहाँ पे नॉट पार्टिसिपेट है। कौन से ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर स्टैंड करते हैं और पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? तो स्ट्रक्चरल, अनस्ट्रक्चर्ड, नॉट पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट होगा नहीं क्योंकि पार्टिसिपेंट में तो पार्ट करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला नॉट पार्टिसिपेट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट पार्टिसिपेंट जो होते हैं ऑब्जर्वेशन में वो रिसर्चर स्टैंड्स अपार्ट एंड डज नॉट पार्टिसिपेट, तो ठीक है। So in a not participant observation, researcher stands apart and does not participate. नॉट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ही होता है कि रिसर्चर जो है नॉट पार्टिसिपेट करते मतलब पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं।